मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक 24 मूवीज आ चुकी है, जहां आयरन मैन 1 से लेकर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी तक इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 3 खत्म हो चुका है और ब्लैक विडो मूवी के साथ फेज 4 स्टार्ट हो चुका है। अब अपकमिंग मूवीज के लिए आप सभी एक्साइटेड तो होंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें एमसीयू की सभी मूवीज का एक बारी रिकैप कर लेना चाहिए। इसीलिए आज से मैं एक न्यू सुपर हीरो जर्नी शुरू करने वाला हूँ, जहाँ मैं एमसीयू की सभी मूवीज को एक्सप्लेन करूंगा और इस जर्नी की शुरुआत मैं करूंगा आयरन मैन 1 मूवी से। इसीलिए अपने हेडफोन्स तैयार रखो, क्योंकि ये सुपर हीरो जर्नी बहुत ही मजेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अलग अलग मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम 5000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। मूवी शुरू होती है अफगानिस्तान के कुनाल प्रोविंस एरिया से, लेकिन मैं यहाँ से स्टोरी स्टार्ट नहीं करूंगा, बल्कि हम चलेंगे 36 घंटे पहले। लॉस वेगस में टोनी का दोस्त जेम्स रोड, जिसे प्यार से रोडी के नाम से बुलाते हैं, वो एक अवार्ड शो में टोनी और स्टार्क इंडस्ट्री के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ हम सुनते हैं कि हावर्ड स्टार्क यानी कि टोनी के पिता, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1940 में स्टार्क इंडस्ट्री को शुरू किया, लेकिन 1991 में उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद इस कंपनी को ओबरडाइन स्टेन और टोनी स्टार्क ने मिलकर संभाला। टोनी बचपन से ही एक जीनियस था, जहां उसने 4 साल की एज में ही एक सर्किट बोर्ड बना दिया था और 6 साल की एज में टोनी ने पहला इंजन बोर्ड बनाया और 17 साल के होने तक MIT से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 21 साल की एज में स्टार्क इंडस्ट्री को संभाला, जहां उसने स्मार्ट वेपन और एडवांस रोबोटिक को बनाकर स्टार्क इंडस्ट्री को अलग ही बुलंदियों तक पहुंचाया। ये बोलने के बाद रोडी टोनी को अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाता है, लेकिन टोनी वहाँ नहीं था, इसीलिए उस अवार्ड को ओबरडाइन स्टेन ले लेता है। जिसके बाद अगले ही पल हम टोनी को एक कसिनो में देखते हैं। रोडी वहां आकर टोनी को वही अवार्ड देता है, लेकिन टोनी कहता है कि उसके घर में इन सभी चीजों को रखने की जगह नहीं है। जिसके बाद वो उस अवार्ड को वहीं पर एक आदमी को पकड़ा कर वहां से चला जाता है। वहां से जाते हुए क्रिस्टीन एवरहार्ट नाम की एक जर्नलिस्ट टोनी का इंटरव्यू लेती है, जहाँ वो टोनी से कहती है कि उसकी कंपनी वेपन्स बनाकर लोगों की जान ले रही है। इसके जवाब में टोनी कहता है कि जब भी शांति कायम करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी कंपनी उसी वक्त से हथियार बनाना बंद कर देगी। जिसके बाद वो टोनी की बातों से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जहां दोनों कुछ ज्यादा ही पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह पेपर पॉट्स, जो कि टोनी की असिस्टेंट थी, वो उसे बताती है कि टोनी के जाने का वक्त हो गया है। दरअसल टोनी को अफगानिस्तान जाकर US मिलिट्री को अपनी नई जेरिको मिसाइल दिखानी थी, इसीलिए टोनी अपने प्राइवेट जेट में बैठकर अफगानिस्तान के लिए निकल जाता है। अफगानिस्तान में US मिलिट्री के बेस में पहुंचने के बाद टोनी अपनी जेरिको मिसाइल का एक नमूना दिखाता है। जेरिको मिसाइल बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसके एक ही वार से बड़े बेस को तबाह किया जा सकता था। जिसके बाद टोनी कुछ ऑफिसर्स के साथ वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं। टोनी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास उसी की कंपनी की एक मिसाइल आकर गिरती है, जिसके धमाके से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब टोनी की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक गुफा के अंदर येंसेन नाम के एक इंसान के साथ पाता है और देखता है कि उसकी चेस्ट में एक अजीब सी चीज लगी हुई थी। टोनी येंसेन से पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया, जहाँ येंसेन टोनी को बताता है कि उस हमले की वजह से उसकी चेस्ट में शार्पनेल नाम के छर्रे घुस गए थे और वो उसकी दिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए येंसेन ने उसकी जान बचाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को टोनी की चेस्ट में लगा दिया, जिसे कार की बैटरी से पावर मिल रही थी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उन छर्रों को टोनी के दिल की तरफ बढ़ने से रोक रही है। लेकिन तभी वहाँ पर वही आतंकवादी आ जाते हैं, जिन्होंने टोनी को किडनैप किया था। वो बताते हैं कि उनके ग्रुप का नाम 10 रिंग्स है। साथ ही टोनी को एक ऑफर देते हैं, जिसमें टोनी को वही जेरिको मिसाइल बनाकर उन लोगों को देनी होगी, जिसके बदले में वो लोग उसे आजाद कर देंगे। लेकिन टोनी मिसाइल बनाने से मना कर देता है, जिसके बाद वो लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं और साथ ही दिखाते हैं कि उसकी कंपनी के बहुत सारे हथियार उन लोगों के पास हैं। ये सब देखने के बाद टोनी मिसाइल बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टोनी का तो कुछ और ही प्लान था। वो सबसे पहले पैलेडियम की मदद से एक आर्क रिएक्टर बनाता है। आर्क रिएक्टर एक स्मॉल पावरफुल इलेक्ट्रिक जनरेटर था, जो टोनी की चेस्ट में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर दे सकता था। आर्क रिएक्टर बनाने के बाद टोनी येंसेन को दिखाता है कि वो लोग मिसाइल नहीं बना रहे, बल्कि एक सूट बना रहे हैं, जिसकी मदद से वो लोग इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इसी दौरान 10 रिंग्स का लीडर, जिसका नाम राजा था, वो कैमरे में देख लेता है कि टोनी और येंसेन मिसाइल नहीं बल्कि कुछ और ही चीज बना रहे हैं। जिसके बाद वो वहां आकर गुस्से में येंसेन को मारने ही वाला था कि इतने में टोनी उसे रोक देता है और कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। टोनी की बात मानने के बाद वो उन लोगों से कहता है कि मिसाइल बनाने के लिए अब उन
लोगों के पास बस एक ही दिन है। येंसन टोनी को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है, जिसके बाद दोनों के बीच थोड़ी बातें होती है, जहां येंसन टोनी को बताता है कि उसके गांव का नाम गुलमीरा है और यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा अपने परिवार से मिलेगा। जिसके बाद दोनों उसी रात को पूरा सूट बनाकर कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन जब येंसन टोनी के सूट को कंप्यूटर से पावर दे ही रहा था कि इतने में वहाँ पर 10 रिंग्स के कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन टोनी और येंसन ने उस गेट पर बॉम्ब लगा रखा था, जिस वजह से वो फट जाता है और उन लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है। धमाके की आवाज सुनने के बाद सभी 10 रिंग्स के लोग उनकी तरफ आने लगते हैं और सूट में पावर देने में टाइम लग रहा था, जिस वजह से येंसन उन लोगों को रोकने के चक्कर में अपना सेक्रीफाइस दे देता है। टोनी सूट की मदद से गुफा से बाहर निकलकर येंसन को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन येंसन बुरी तरह से घायल हो चुका था और मरने ही वाला था। येंसन टोनी से कहता है कि उसने उससे झूठ कहा था कि उसका परिवार जिंदा है। दरअसल येंसन का परिवार पहले ही मर चुका था। जिसके बाद टोनी वहाँ के सभी हथियारों को तबाह करके वहाँ से उड़कर सीधा एक रेगिस्तान में गिरता है, जिस वजह से उसके सूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद रोडी और कुछ सोल्जर टोनी को ढूंढकर अपने साथ वापस अमेरिका ले जाते हैं। वापस अमेरिका पहुंचकर टोनी पेपर और अपने बॉडीगार्ड कम और दोस्त ज्यादा हैप्पी से मिलता है, जहां पेपर टोनी को देखकर इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि उसकी कंपनी अब से कभी भी वेपन मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, क्योंकि जब टोनी ने देखा था कि उसकी कंपनी की ही एक मिसाइल आतंकवादियों के हाथ में लगने के कारण उसको लगभग मारने ही वाली थी, उसी पल से टोनी की आंखें खुल गई थी और उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी कंपनी के वेपन कितनी तबाही मचा सकते हैं। इसीलिए टोनी अपनी कंपनी के वेपन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को बंद करने की अनाउंसमेंट कर देता है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर की मुलाकात शील्ड के एक एजेंट से होती है, जिसका नाम एजेंट कोल्सन था। वो पेपर से कहते हैं कि वो टोनी से जानना चाहते हैं कि वो किस कंडीशन में उस जगह से बाहर निकला। ये सुनने के बाद पेपर कोल्सन की टोनी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ओबरडाइन टोनी के पास आकर उसे समझाता है कि वो वेपन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को बंद ना करे, क्योंकि ऐसा करने से स्टार्क इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। लेकिन टोनी कहता है कि हमें आर्क रिएक्टर की टेक्निक को एक बार फिर से देखना चाहिए। ये सुनने के बाद ओबरडाइन कहता है कि आर्क रिएक्टर सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, जो कि टोनी के पिता और ओबरडाइन ने मिलकर किया था। लेकिन टोनी उसे अपनी चेस्ट में लगा आर्क रिएक्टर दिखाता है, जिसे देखकर ओबरडाइन चौंक जाता है। अगले दिन टोनी पेपर की मदद से अपने आर्क रिएक्टर को बदल देता है, क्योंकि जो आर्क रिएक्टर टोनी की चेस्ट में लगा हुआ था अब वो बहुत पुराना हो चुका था, इसीलिए उसमें ज्यादा पावर नहीं बची थी। जिसके बाद टोनी रोडी से मिलने जाता है और अपने किसी प्लान के बारे में उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन रोडी उससे कहता है कि टोनी मसीहा बनने की कोशिश ना करे और अब उसे बस आराम करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले वो मरते मरते बचा है। जिसके बाद घर आकर टोनी जार्विस के साथ अपने नए सूट को बनाना शुरू करता है। जार्विस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था। टोनी अपने इस सूट का नाम मार्क 2 रखता है और जार्विस से कहता है कि वो मार्क 2 के प्रोजेक्ट को प्राइवेट फाइल में रखे, क्योंकि टोनी अभी किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताना चाहता। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में हम देखते हैं कि 10 रिंग्स को उस रेगिस्तान से टोनी के सूट के टुकड़े मिल गए थे। टोनी अपने नए सूट की टेस्टिंग कर ही रहा होता है, इतने में पेपर वहाँ आकर उसे बताती है कि उससे मिलने ओबरडाइन आया हुआ है। ओबरडाइन टोनी से कहता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टोनी के ऊपर केस करने की धमकी दे रहे हैं। ये सुनने के बाद टोनी कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के ज्यादा शेयर उन्हीं लोगों के पास हैं। जिसके बाद टोनी वापस नीचे जाकर अपने सूट की टेस्टिंग करने लगता है और इस बार वो कामयाब होता है। सूट के बनने के बाद टोनी उसे पहनकर आसमान में उड़ जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ज्यादा ऊपर जाने से सूट में बर्फ जम रही थी और बर्फ जमने के कारण वो गिरने ही वाला था कि इतने में जार्विस फिर से एक्टिवेट हो जाता है और टोनी गिरने से बच जाता है। वापस घर आने के बाद टोनी देखता है कि पेपर ने उसके पुराने आर्क रिएक्टर को ग्लास के एक शोकेस में बदल दिया था और अच्छे से पैकिंग करके टोनी को गिफ्ट के तौर पर दिया था। जिसके बाद टोनी जार्विस के साथ अपने सूट को दोबारा से डिजाइन करने लगता है, जिसमें बर्फ जमने वाली प्रॉब्लम ना हो। टोनी अपने सूट को इस बार गोल्डन टाइटेनियम से बनाता है। जार्विस टोनी से कहता है कि सूट बनने में 5 घंटे लगेंगे। जिसके बाद टोनी चैरिटी इवेंट के लिए वहाँ से निकल जाता है। चैरिटी इवेंट में पहुँचने के बाद टोनी पेपर के साथ डांस करता है, जिस वजह से पेपर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है और इसी वजह से दोनों छत पर चले जाते हैं। पेपर टोनी को ड्रिंक्स लाने के लिए बोलती है और जब टोनी ड्रिंक्स लेने के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात दोबारा से क्रिस्टीन से होती है। क्रिस्टीन टोनी को बताती है कि उसकी कंपनी अभी भी हथियार बेच रही है और उन्हीं हथियारों से 10 रिंग्स अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव में लोगों को मार रही है। ये सुनते ही टोनी इस बारे में ओबरडाइन से पूछता है, जहां ओबरडाइन टोनी को बताता है कि उसके कहने पर ही कंपनी ने हथियार बेचे थे और कहता है कि टोनी के ऊपर केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नहीं बल्कि उसी ने करवाया था। ये सब सुनने के बाद टोनी को विश्वास नहीं होता कि ओबरडाइन, जो कि उसके पिता का दोस्त था और कई सालों से उसके साथ काम कर रहा था, वो उसके साथ ऐसा कर सकता है। जिसके बाद वो वापस घर आकर अपने नए सूट
सूट को पहनकर गुलमीरा के लिए निकल जाता है, जहां वो 10 रिंग्स के सभी हथियारों को तबाह करके सभी आतंकवादियों को मारकर गुलमीरा गांव के लोगों को आजाद कर देता है। अफगानिस्तान से वापस आते हुए यूएसए फोर्स को टोनी रडार पर दिखता है, जहां यूएसए एयरफोर्स को लगता है कि वो कोई दुश्मन का प्लेन है, इसीलिए वो अपने F2 प्लेन को टोनी के पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन इसी बीच टोनी से टक्कर होने की वजह से एक प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन टोनी पायलट को बचा लेता है और इसी बीच रोडी को कॉल करके बताता है कि वो टोनी ही है जिसे वो रडार पर देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवरडाइन 10 रिंग्स के लीडर राजा से मिलने जाता है, जहाँ में पता चलता है कि 10 रिंग्स ने ओवरडाइन के कहने पर ही टोनी को किडनैप किया था, लेकिन 10 रिंग्स के लोगों ने अपने फायदे के चक्कर में टोनी को मारा नहीं, इसीलिए ओवरडाइन उन लोगों से बहुत नाराज था। राजा ओवरडाइन को टोनी का वही सूट दिखाता है जिसकी मदद से वो 10 रिंग्स की गुफा से बाहर निकला था। ये देखने के बाद ओवरडाइन राजा को सोनिक स्टनिंग डिवाइस से पैरालाइज करके उस सूट को अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी 10 रिंग्स के लोगों को मरवा देता है। दूसरी तरफ टोनी पेपर को ओवरडाइन का कंप्यूटर हैक करके उसमें से डेटा निकाल कर लाने को बोलता है और एक एडवांस पेन ड्राइव देता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर को हैक करके पेपर उसमें से डेटा निकाल सकती थी। ओवरडाइन के कंप्यूटर से पेपर को उसकी असलियत के बारे में पता चलता है और जब पेपर पेन ड्राइव में डेटा लेकर वहाँ से जा ही रही होती है तो इतने में ओवरडाइन भी देख लेता है कि पेपर ने उसके कंप्यूटर से सारा डेटा निकाल लिया है। पेपर इस बारे में सब कुछ एजेंट कोल्सन को बता देती है कि ओवरडाइन ने ही टोनी को मरवाने की कोशिश की थी, जिसके बाद शील्ड के सभी लोग ओवरडाइन को अरेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ओवरडाइन को उसके साइंटिस्ट से पता चलता है कि उसके सूट के लिए आर्क रिएक्टर नाम की कोई चीज बनी ही नहीं है। ओवरडाइन गुस्से में कहता है कि टोनी ने आर्क रिएक्टर को एक गुफा में टूटी फूटी चीजों से बनाया था, जिसके बाद ओवरडाइन टोनी के घर जाकर उसको उसी डिवाइस से पैरालाइज करके उसके आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है और उसे वहीं मरता हुआ छोड़ देता है। टोनी बड़ी मुश्किलों में नीचे जाकर अपने पुराने आर्क रिएक्टर को अपनी चेस्ट में लगाता है और अपने सूट को पहनकर वहां से निकल जाता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि टोनी के पुराने आर्क रिएक्टर में ज्यादा पावर नहीं थी, इसीलिए टोनी अपने सूट की फुल पावर को यूज नहीं कर सकता था। जब शील्ड के लोग और पेपर ओवरडाइन को अरेस्ट करने के लिए उसके पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि ओवरडाइन ने भी टोनी के पहले सूट को मॉडिफाई कर दिया था, जिसके बाद वो पेपर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद ओवरडाइन फिर से पेपर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर इतने में टोनी आ जाता है, जिसके बाद टोनी और उसके बीच फाइट होने लगती है। टोनी चालाकी से ओवरडाइन को ऊपर आसमान में ले जाता है, जिस वजह से ओवरडाइन का सूट जमकर नीचे गिर जाता है, लेकिन अब टोनी के आर्क रिएक्टर में बस 2% ही पावर बची थी। टोनी अच्छे से मैनेज करता हुआ नीचे उतरता है, जिसके बाद वो अपना सूट उतार ही रहा होता है कि इतने में ओवरडाइन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों की फिर से फाइट होने लगती है, जहां टोनी पेपर से कहता है कि वो कंपनी के अंदर जाकर आर्क रिएक्टर के सारे सर्किट को खोल दे, जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और बड़े आर्क रिएक्टर में ओवरलोड होने के कारण ओवरडाइन वहीं पर मारा जाता है। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी अनाउंस करता है कि वो ही आयरन मैन है और यहाँ से हमारे आयरन मैन की जर्नी शुरू होती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है। अब अगर आप फैंटास्टिक बीस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो देखें और अगर आप ब्लैक विडो मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।